हाँ जी नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम ब्लूम का मूल्यांकन का उपयोगम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमने पहले मूल्यांकन को पढ़ा और आकलन, मापन, ये सारी चीज़ें देखी थी और उसी के क्रम में हम ब्लूम का मूल्यांकन का उपगम देख रहे हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान जो दिए उनके बारे में बात करें। मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में अपन निम्नलिखित प्रश्नों से रहता है। अपने मूल्यांकन जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का संबंध इन प्रश्नों से रहता है। मूल्यांकन क्यों करना है? पहली बात तो ये कि मूल्यांकन करना क्यों है, दूसरी बात किसका करना है और तीसरी बात कैसे करना है। ये प्रश्न आपके प्रमुख रूप से मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित रहते हैं। क्यों करें, किसका करें, कैसे करें। स्पष्ट है, मूल्यांकन समाज की आवश्यकता के अनुरूप आपकी क्या है, निर्धारित किए गए जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति किस सीमा तक हो रही है और की जांच करता है। इस चीज़ की क्या करता है, जांच करता है। इस हेतु अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की क्रिया में सम्मिलित जो शिक्षक हैं, छात्र हैं, पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है, इनसे संबंधित जो पुस्तकें, विद्या, प्रविद्या, सहायक सामग्री आदि सभी का क्या है, मूल्यांकन किया जाता है। अंत में मूल्यांकन किस विधि से किया जाएगा, इसका निर्णय किया जाता है। भाई मूल्यांकन किस विधि से किया जाएगा, इसका निर्णय अंतिम में लिया जाता है। तो इस आधार पर मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 सोपान होंगे। क्या क्या होंगे? पहले भाई साहब, उद्देश्यों का निर्धारण करो कि सामान्य और विशिष्ट जो उद्देश्य हैं व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में आपके निर्धारित करते हैं। उद्देश्यों के निर्धारण के बाद अध्ययन अध्यापन की क्रियाओं का निर्धारण होता है। शिक्षण विधि है, प्रविधि है, हेल्पिंग जो सामग्रीज होती हैं, पाठ्य वस्तु होती हैं आदि की सहायता से अधिगम की परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। अध्ययन अध्यापन की क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। सेकेंडरी चीज ये हुई। तीसरी बात, मूल्यांकन की प्रविधि, तकनीक का चयन और निर्माण। प्रविधियों का चयन इस आधार पर हो कि मूल्यांकन विधि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप हो। मूल्यांकन जो विधि है वो आपके शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप हो। वांछित व्यवहार के विषय में प्रमाण प्रदान करती हो। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और सरलता से प्रयुक्त की जा सके। ये प्रमुख रूप से आपके मूल्यांकन की प्रविधियां या तकनीक का चयन एवं निर्माण करते समय आधार होने चाहिए। ब्लूम के उपागम देखें तो त्रिमुखी आपके बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। ब्लूम का मूल्यांकन उपाग आपके उद्देश्य का निर्माण, अधिगम, अनुभव और व्यवहार में जो परिवर्तन, मूल्यांकन के जो उपकरण हैं इनको आपके शामिल किया है इस प्रक्रिया में। उद्देश्य निर्धारण, अधिगम, अनुभव और व्यवहार में जो परिवर्तन हुए उनका क्या है, मूल्यांकन। 3 मुख्य तत्व बताए जिनमें सर्वप्रथम शिक्षण का उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। बाद में उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बहुत सी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से विद्यार्थी गुजरता है जिन्हें विद्यार्थी के अधिगम अनुभव कहा जाता है। अंत में मूल्यांकन की विभिन्न उपकरणों के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहारगत परिवर्तन को ज्ञात किया जाता है। यदि व्यवहारगत परिवर्तन के मूल्यांकन से ये ज्ञात होता है कि विद्यार्थी के जो शिक्षण उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति हो गई है, तब इसका तात्पर्य ये है कि विद्यार्थी को प्रदान किए गए अधिगम अनुभव प्रभावी रहे। परंतु यदि मूल्यांकन से यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी को शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति पूर्णतः नहीं हुई है, तब इसका तात्पर्य ये होगा कि विद्यार्थी को प्रदान किए गए अधिगम अनुभव क्या रहे, अप्रभावी रहे अथवा उपयुक्त नहीं है। अतः हम कहेंगे शिक्षण विधि व अधिगम प्रक्रिया में सुधार की क्या है, आवश्यकता है। तो सारी चीज़ ये इस तरह से रहने वाली है। सबसे पहले अपने उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, फिर बच्चे को अधिगम अनुभव से गुजारेंगे और अंत में मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों और विद्यार्थियों के व्यवहारगत परिवर्तन को ज्ञात किया जाता है। और यदि व्यवहार में परिवर्तन के मूल्यांकन से ये ज्ञात हो कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई है तो विद्यार्थी को प्रदान किए गए अधिगम अनुभव प्रभावी रहे हैं। परंतु यदि ये ज्ञात आपके पता होता है कि विद्यार्थी को शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति पूर्णतः नहीं हुई है, तब इसका तात्पर्य होगा विद्यार्थी को प्रदान किए गए जो अधिगम अनुभव थे वो अप्रभावी थे अथवा क्या थे, उपयुक्त नहीं थे। शिक्षण विधि और अधिगम प्रक्रिया में सुधार की क्या है, आवश्यकता है, ये चीज हमें पता चलती है। फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया के चरण देखें तो
उद्देश्य हैं प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित शिक्षण उद्देश्य ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग आदि हो गए। अधिगम अनुभव बालक में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हेतु अधिगम संबंधी परिस्थितियां, जिसमें गुणवत्ता और मूल्य का क्या सर्जन है। तीसरा, व्यवहारगत परिवर्तन मूल्यांकन के उपकरण, प्रदत्त अधिगम अनुभव के द्वारा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हुआ या नहीं, इसकी जांच हेतु विभिन्न आपके मूल्यांकन तकनीक का क्या है प्रयोग किया जाता है। अब बात करें डॉक्टर पटेल ने आपके 4 बिंदुओं के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया की व्याख्या की। पटेल ने 4 बिंदु रहे, एक तो आपके शैक्षिक उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम क्रियाएं और मूल्यांकन पद्धतियां। ये 4 प्रमुख रूप से आपकी क्या रहे, आधार रहे कि विषय वस्तु, शैक्षणिक उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और मूल्यांकन पद्धतियां, ये पटेल के अनुसार। फर्स्ट आपके का पैराडाइम देखें तो फर्स्ट ने शिक्षण उद्देश्य, आपके शिक्षण शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के मध्य अंतर संबंध को बताया। तो शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन प्रक्रिया, इनके के बीच में क्या है, मध्य संबंध को बताया। परीक्षा एवं मूल्यांकन, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, परीक्षा और मूल्यांकन में अंतर को समझते हैं। परीक्षा से तात्पर्य होता है कि ऐसी व्यवस्था से है जिसमें वर्ष के अंत में अथवा एक निश्चित अवधि के बाद विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के संदर्भ में जांच की जाती है या परीक्षण लिया जाता है। वहीं मूल्यांकन के बारे में बात करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के फलस्वरूप विद्यार्थी के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं और इन परिवर्तनों की लगातार जांच करते रहना ही क्या है, मूल्यांकन है। तो ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस आपकी परीक्षा और मूल्यांकन में देखने को मिलता है। दूसरा परिवर्तन देखने को मिलता है कि विषय वस्तु संबंधी ज्ञान, अवबोध तथा कौशल के अर्जन की जांच करने तक की परीक्षा की कार्यप्रणाली सीमित रहती है। विषय वस्तु संबंधी जो ज्ञान है, अवबोध है और कौशल के अर्जन की जांच करने की तक की क्या है, परीक्षा की कार्यप्रणाली सीमित रहती है। तो विषय वस्तु संबंधी ज्ञान, अवबोध तथा कौशल के अर्जन की जांच करने तक की परीक्षा की कार्यप्रणाली सीमित रहती है, लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी को व्यवहार में सभी पक्षों, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक में अपेक्षित परिवर्तन लाए जाते हैं। व्यवहार और व्यक्तित्व में आने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों की जांच करना क्या है, मूल्यांकन का क्या है, प्रयोजन है। परीक्षा एक संकुचित क्षेत्र होता है, लेकिन मूल्यांकन एक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र है। सूचनात्मक होता है परीक्षा, लेकिन मूल्य निर्धारक का काम करता है मूल्यांकन। परीक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को कुछ कार्य दिया जाता है जिसे वे स्वयं पूरा करते हैं, जैसे प्रश्नों का उत्तर देना, लेकिन मूल्यांकन क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा बतलाता है। परीक्षा स्थिर तथा स्थूल होती है, वहीं सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। परीक्षा निश्चित समय पर होती है, इसकी आवृत्ति कम होती है, लेकिन मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है और आवृत्ति अधिक होती है। इसकी विद्या मुख्यतः लिखित, मौखिक और प्रायोगिक होती है, लेकिन मूल्यांकन में विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अवलोकन, प्रेक्षण, पोर्टफोलियो, साक्षात्कार, ये सारे मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल होते हैं। मापन और मूल्यांकन के बीच में अगर अंतर समझे तो मापन विद्यार्थी की उपलब्धि का परिणात्मक यानी कि जो न्यूमेरिकल सांख्यिक विवरण होता है वो प्रस्तुत करता है, यह एकांकी होता है, लेकिन बहुमुखी मूल्यांकन यह परिमाणात्मक और गुणात्मक विवरण के मूल्य प्रदान करता है। तो परिमाणात्मक होता है मापन, लेकिन गुणात्मक भी साथ में होता है, परिमाणात्मक भी होता है, ये मूल्यांकन होता है, ये बहुमुखी होता है। मापन केवल ज्ञानात्मक पक्ष और कुछ मात्रा में क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को आपकी क्या है, मापन करता है, लेकिन ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों के उद्देश्यों की जांच करने का काम मूल्यांकन करता है। मापन का क्षेत्र संकुचित और सीमित, लेकिन मूल्यांकन आपके व्यापक और विस्तृत। मापन व्यक्तित्व मापन के कुछ आयामों की जांच पर कर पाता है। मूल्यांकन छात्र की मानसिक योग्यता, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्तियों आदि की व्यक्तित्व के सभी पक्षों की जांच करता है। मापन मूल्यांकन का ही एक अंग है। मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का एक अंग है। मूल्यांकन का तो मात्र अंग है मापन, लेकिन संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का अंग है मूल्यांकन। मापन के लिए समय, श्रम, साधन एवं धन की आवश्यकता कम पड़ती है। मूल्यांकन के लिए अधिक समय, श्रम, साधन और धन की आवश्यकता पड़ती है, ये बात लाजमी है। मापन द्वारा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या है, संभव नहीं है, लेकिन
मूल्यांकन के द्वारा दोनों संभव है। मापन के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार और परिमार्जन नहीं किया जा सकता। मापन के माध्यम से क्या है, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रियाएं हैं उनके सुधार और परिमार्जन नहीं किया जा सकता, लेकिन मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण जो अधिगम की प्रक्रिया है उसमें सुधार और परिमार्जन किया जा सकता है। यह स्थिर और स्थूल होते हैं कौन, मापन, लेकिन मूल्यांकन व्यापक और सतत होती है। कार्य इसके देखें तो वर्गीकरण, चयन, तुलना, भविष्यवाणी करना, निदान, शोध, ये सारे आपके मापन के रहने वाले हैं। लेकिन आपके शैक्षिक उपलब्धि, कौशल, भौतिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ये मूल्यांकन के रहने वाले हैं क्या, कार्य। नेक्स्ट है आकलन और मूल्यांकन के बीच में डिफरेंस। तो आकलन, असेसमेंट, आकलन सूचनाओं के संकलन की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य एकत्रित सूचनाओं के उपयोग से छात्र की अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। वहीं मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें स्थापित मानदंडों के अनुरूप प्रगति को मूल्यांकित करके निर्णय दिया जाता है। आकलन होता है एक संरचनात्मक होता है, वहीं मूल्यांकन होता है योगात्मक, प्रक्रिया प्रधान होता है, आपके प्रोसेस बेस्ड होता है, लेकिन आपके मूल्यांकन उत्पाद प्रधान होता है, प्रोडक्ट बेस्ड होता है। आकलन में सुधार करना, किस प्रकार सीखा ये चीज, लेकिन मूल्यांकन में मूल्य का निर्धारण करना और क्या सीखा ये चीज होता है। मूल्यांकन में आकलन में आपके परिलक्षित होता है, लेकिन प्रतिबंधित सीमित होता है आपके मूल्यांकन। निदानात्मक होता है आकलन और निर्णयात्मक होता है मूल्यांकन। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करता है आकलन और ग्रेड तथा अंक प्रदान करता है मूल्यांकन। लचीलापन होता है कौन, आकलन में, और मूल्यांकन होता है निर्धारित, फिक्स्ड होता है। सहयोगात्मक होता है आकलन और प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव होता है आपके मूल्यांकन। परस्पर सीखने का काम, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर का काम करता है आकलन, और एक दूसरे को हटाने का काम, बीट ईच अदर आउट का काम करता है मूल्यांकन। मूल्यांकन के प्रकार, सबसे पहला मानक एवं आपके मानक एवं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। समझना होगा कि इन दोनों में क्या मेजर आपके डिफरेंस रहता है। रॉबर्ट आपके ग्लेजर द्वारा मानक और मानदंड संदर्भित आपके मूल्यांकन प्रतिपादित किया गया, इसके द्वारा, रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा। मानदंड संदर्भित सबसे पहले देखें, एक मानक है, ठीक है ना। ऐसे मूल्यांकन के जो, एक सेकंड, किससे सबसे पहले मानदंड, ठीक है। ऐसी मूल्यांकन प्रणाली जो किसी मानदंड को या कसौटी को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन कहते हैं। इसकी रचना व उपयोग मनोवैज्ञानिक तथा आपके वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इसमें क्या है, पहले से ही तय कर दिया जाता है टारगेट कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मानदंड कहते हैं। विशेषताएं देखें, निश्चित मानदंड पर आधारित होते हैं। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में सत्र प्रारंभ होने से पूर्व आपके उपलब्धि का एक स्तर, जिसे स्वामित्व स्तर, मास्टरी लेवल कहा जाता है, को एक मानदंड के रूप में निर्धारित किया जाता है कि आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आपको चढ़ना आ गया है। इसमें परिणामों की व्याख्या पूर्व निर्धारित मानदंड की से तुलना करके की जाती है। किसी दूसरे विद्यार्थी या समूह की उपलब्धि की तुलना व्याख्या नहीं की जाती। ये किस में किया जाता है, ये मानक में किया जाता है। मानक में रैंक डिसाइड किए जाते हैं। मानक में राम के नंबर 30 आए, श्याम के नंबर 50 आए, तो तुलना की जाती है कि कौन कमज़ोर है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये जानना होता है कि छात्र विशेष ने शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति किस स्तर तक की है, उसने उस विषय के अपेक्षित जो स्वामित्व है, मास्टरी है, हासिल की या नहीं की। अनुदेशन के दौरान किए गए परीक्षण निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन मानदंड संदर्भित मूल्यांकन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो परीक्षा के अनुदेशन के दौरान किए गए जो परीक्षण हैं, चाहे वो निर्माणात्मक हो और या रचनात्मक मूल्यांकन हो, ये इसका आपके प्रतिनिधित्व करते हैं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का। इन परीक्षणों
में लिखित परीक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के एक समूह पर आपके आधारित होते हैं। ये विद्यार्थियों की उन उद्देश्यों की प्राप्ति की दक्षता की जानकारी देता है जिनके परीक्षण किया जा रहा है, और इस प्रकार इसके प्राप्त अंक हमें उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला है मानक संदर्भित मूल्यांकन, नॉर्म रेफरेंस्ड एवल्यूएशन। मानक संदर्भित मूल्यांकन की में उपलब्धि को किसी मानक शतांश या ग्रेड से संदर्भित किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस विद्यार्थी के उपलब्धि प्राप्तांक अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कैसे हैं या समूह में उसका स्थान क्या है। तो सीधी बात है, समूह में कक्षा में रैंक के हिसाब से, नंबरों के हिसाब से तुलना की जाती है मानक में। ये मूल्यांकन मानक पर आधारित है, नॉर्म्स पर आधारित है। शतांश या मानक ग्रेड व आयु मानक होता है। इसमें विद्यार्थी की उपलब्धि और निष्पत्ति का उसकी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना करके की जाती है। इसमें मूल्यांकन करने से पहले मानदंड तय करना आवश्यक नहीं होता है। आपके निर्देशन शिक्षण के उपरांत किए गए जो परीक्षण है, योगात्मक मूल्यांकन मानक संदर्भित का रूप होता है। योगात्मक कैसा है? योगात्मक। इन परीक्षणों से प्राप्त अंकों की विभिन्न श्रेणियों में क्या है वर्गीकृत किया जाता है। फिर दूसरा अपना है, देखिए तो मूल्यांकन का प्रकार आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है यदि मूल्यांकन का कार्य वही शिक्षक करे जो छात्रों को पढ़ाते हैं, तो ऐसा मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन कहलाता है। इसके कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। तो गुण देखो तो छात्र की प्रगति, व्यवहार, व्यक्तिगत पक्ष को भली भांति जानता है, अतः व्यवहार में सभी पक्षों का मूल्यांकन संभव है, अधिक व्यापक है। लेकिन दोष भी है कि व्यक्तिगत पसंद, पक्षपात और पूर्वाग्रह परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे मूल्यांकन क्या है आपके दोषपूर्ण हो सकता है। बाह्य मूल्यांकन देखें, जब मूल्यांकन ऐसे अध्यापक द्वारा करवाया जाता है जो विद्यार्थियों के कभी भी संपर्क में न रहा हो, ऐसा मूल्यांकन क्या कहलाता है? बाह्य मूल्यांकन कहलाता है। गुण देखें तो इसमें मूल्यांकनकर्ता की पसंद, जो इसके दोष हैं ये इसके गुण हो जाएंगे। पक्षपात परिणामों की प्रभावित नहीं करते। छात्र की व्यक्तिक कारण व पृष्ठभूमि भी परिणाम को प्रभावित नहीं करते। अंत मूल्यांकन निष्पक्ष और क्या होता है? विश्वसनीय होता है। दोष क्या है? ये केवल शैक्षिक आपके जो प्राप्ति का मूल्यांकन करता है, छात्र के समग्र जो मूल्यांकन है, ये समग्र मूल्यांकन का काम नहीं कर पाता है। तीसरा है आपके नियोजनात्मक, रचनात्मक, योगात्मक, निदानात्मक मूल्यांकन। इन चारों का विस्तृत अध्ययन हम है आकलन वाले भाग में कर चुके हैं। योगात्मक हमने देखा समेटिव होता है, जो अंत में किया जाता है। रचनात्मक साथ साथ में किया जाता है। नियोजित पहले नियोजित होता है विशेष आधार में। निदानात्मक हमने देख चुके हैं मूल्यांकन कैसे होता है। बच्चों की जो समस्याएं हैं वो उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। पाठ अंतर्गत और पाठों उपरांत मूल्यांकन, ये भी एक अंतर है। इसमें क्या है? पाठों अंतर्गत यानी कि पाठ पढ़ाते समय बीच बीच में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है, उसे कहते हैं आपके पाठों अंतर्गत मूल्यांकन। तीन तरह की सामग्री से संबंधित प्रश्नों का प्रावधान होता है। उच्चारण की शुद्धता और स्पष्टता से संबंधित, शब्दों, लोकोक्तियों, मुहावरे, सूक्तियों आदि के प्रयोग से संबंधित प्रश्न, बोध प्रश्नों के द्वारा सामग्री के भाव, अर्थ और तत्व ग्रहण करने की जांच हेतु प्रश्न। पाठों उपरांत होते हैं पाठ पढ़ाने के बाद पुनरावृत्ति प्रश्नों के द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन इसके अंतर्गत शामिल होता है। और इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं किस प्रकार के? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ में निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे मूल्यांकन प्रणाली की जो सुधार के लिए विभिन्न जो आयोग आए, उन आयोगों ने अनुशंसाएं करी जो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट बनती हैं, उनको समझते हैं। ऐसे तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो आयोग है 1917 में
आता है सैडलर आयोग है 1917 में, हार्टोग जो आयोग है 1929 में, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है सॉर्जेंट आयोग है 1944 में, बाह्य परीक्षा पर जोर को कम करते हुए आंतरिक मूल्यांकन को प्रोत्साहन करने की सिफारिश करते हैं। देखो सबसे पहले मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के बारे में देखते हैं। बाह्य परीक्षा की संख्या को कम करना, लगभग ये बात तो सभी कहते ही हैं। मूल्यांकन करते समय आंतरिक परीक्षाओं, नियतकालिक जांचों, विद्यालय अभिलेखों को उचित महत्व दिया जाए। जो मूल्यांकन करते समय जो आंतरिक परीक्षाएं हुई हैं, इंटरनल एग्जाम्स हुए हैं, नियतकालिक जांच होते हैं, जो पीरियडिकल टेस्ट होते हैं, विद्यालय आपके जो अभिलेख होते हैं उनको उचित महत्व दिया जाए। ठीक है, कब आता है ये बात इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1952-53 में आता है मुदालियर आयोग आता है, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों को कम किया जाए। जो निबंधात्मक प्रश्न है उनको कम किया जाए। परीक्षा को वस्तुपरक बनाया जाए। ठीक है, मूल्यांकन अंकों को अंकों में न देकर प्रतीकात्मक रूप से दिया जाए। 5 बिंदु जैसे मापदंड है। ए होता है विशेष योग्यता वाला, बी होता है योग्यता वाला, सी होता है पास है भाई, डी और ई क्या है, अनितुर्ण है, फेल है। कोठारी आयोग के बारे में बात करें। कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। किसको? कोठारी आयोग को। और ये आता है 1964 में। इसे शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। लिखित परीक्षा के अतिरिक्त मौखिक और निदानात्मक परीक्षाएं हैं, उनका प्रयोग किया जाए। संचित अभिलेख पत्रों को भी व्यवस्था की जाए। बाह्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता बनाने का प्रयत्न किया जाए। आंतरिक जांच व्यापक हो, इसके द्वारा बालकों के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए। बाह्य परीक्षाओं के साथ साथ आंतरिक जांचों को प्रमाण पत्र हैं वो प्रदान किया जाए। ये कोठारी आयोग कहता है। वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या कहती है? इस नीति के पैरा 8.23 में आंकलन का उद्देश्य गुणात्मक सुधार बताया है तथा पैरा 8.424 के अंतर्गत आपके परीक्षा प्रणाली के सुधार का व्यवहारिक अर्थ है। ऐसा सतत और समग्र आंकलन हो जो अकादमिक और सह अकादमिक पहलुओं को भी आपके शामिल करे, जिसका फैलाव अनुदेशन के पूरे समय में हो। रटने को हतोत्साहित किया जाए। अंकों की जगह ग्रेड्स का उपयोग किया जाए। सहयोग व व्यक्तिनिष्ठता सब्जेक्टिविटी को भी कम किया जाए। बाह्य परीक्षा को कम किया जाए। ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहती है। इसकी समीक्षा रिपोर्ट आती है 1991 में, और ये समीक्षा करने वाली समिति की रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा 1991 में प्रकाशित सिफारिश में सतत व्यापक आंतरिक मूल्यांकन के मापदंड तय किए गए। इस मूल्यांकन की प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के सुझाव दिए गए। सीएबी नीति संबंधी रिपोर्ट आती है 1992 में। ये विद्यार्थियों की शैक्षिक व गैर शैक्षिक उपलब्धियों का सतत और व्यापक आंतरिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ऐसी बात कहता है। अगला है प्रोफेसर यशपाल समिति जो 1992 में 93 में आती है। बोझ के बिना शिक्षा, इसके सबसे बड़ा तो नारा यही था।
10वीं 12वीं के अंत में होने वाले बोर्ड परीक्षाएं कठोर आपके दफ्तर शाही युक्त और मूल रूप से गैर शिक्षाप्रद बनी हुई है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, ये बात कहता है प्रोफेसर यशपाल समिति। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा आपके 2005। सतत और समग्र मूल्यांकन एक सार्थक मूल्यांकन है। ऐसा मूल्यांकन शिक्षकों से बहुत ज्यादा समय देने और सावधानी और कुशलता से रिकॉर्ड रखने की मांग करता है। अतः क्या है, प्रत्येक स्कूल को एक लचीला और लागू होने वाले योग्य मूल्यांकन प्रक्रिया को सतत और व्यापक योजना करना चाहिए। एनसीएफ के अनुसार नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में अनुसार विद्यार्थियों की मौजूदगी में की गई जांच और सुधार कार्य उन्हें फीडबैक देते हैं और उन्हें क्या सही किया और क्या गलत व क्यों। न केवल अधिगम के परिणामों का मूल्यांकन होना चाहिए बल्कि आपके अधिगम के अनुभवों का भी मूल्यांकन होना चाहिए। परिणामों के साथ साथ में अधिगम के जो अनुभव थे उनका भी मूल्यांकन होना चाहिए। ग्रेड प्रणाली है उसको अपनाना चाहिए। एनसीएफ के अनुसार नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार विभिन्न चरणों में आकलन होना चाहिए। कक्षा 1 व 2 में देखो, जो प्राथमिक चरण है वहाँ पर मौखिक और लिखित परीक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं क्या समझेंगे। ये आकलन रोजमर्रा के अंत्यक्रिया के दौरान किए जाने चाहिए, यानी कि अवलोकन पर आधारित होना चाहिए। कक्षा 1 और 2 के लिए अवलोकन आधारित। स्वास्थ्य और शारीरिक विकास का आकलन करना चाहिए, कि बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। गतिविधियों का गुणात्मक आकलन होना चाहिए, न कि परिमाणात्मक। फिर देखिए कक्षा 3 से लेकर 8 तक, इसमें मौखिक और लिखित परीक्षा व अवलोकन से आकलन तीनों से किया जाना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि उसका आकलन किया जा रहा है, शिक्षण प्रक्रिया के भाग के रूप में होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए। कक्षा 5 में स्व मूल्यांकन की रिपोर्ट कार्ड में शामिल करना चाहिए। स्व मूल्यांकन को कक्षा कौन सी, कक्षा 5 में शामिल करना चाहिए। बड़ी बड़ी मासिक और वार्षिक परीक्षा की जगह समय समय पर छोटी छोटी परीक्षाएं होनी चाहिए। कक्षा 7 से क्या है, सत्रीय परीक्षाएं क्या है, शुरू कर देनी चाहिए। तो स्व मूल्यांकन को तो कक्षा 5 से, और सत्रीय परीक्षाएं हैं वो कक्षा 7 से आपके शुरू करनी चाहिए। कक्षा 9 से 12 तक देखिए, ज्ञान आधारित क्षेत्र का आकलन परीक्षाओं व परियोजनाओं की रिपोर्ट पर आपके आधारित होना चाहिए। साथ ही स्व आकलन भी होना चाहिए। भावात्मक और क्रियात्मक विषयों का आकलन, अवलोकन और स्व मूल्यांकन से किया जाना चाहिए। एनसीएफ में परीक्षा सुधार के प्रावधान देखें तो शिक्षा बिना बोझ के 10वीं और 12वीं परीक्षा की समीक्षा की जानी चाहिए। पाठ आधारित व प्रश्नोत्तरी प्रकार की प्रणाली को बदलना चाहिए, क्योंकि यह तनाव स्तर बढ़ा देती है व रूढ़िगत अध्ययन को बढ़ावा देती है। पर्चा निर्धारण, ध्यान अच्छे प्रश्न बनाने पर और न कि आपके महज पेपर बनाने पर। प्रश्न केवल विशेषज्ञों के द्वारा न बनाए जाए, बल्कि शिक्षकों से, विषय के प्रोफेसरों, राज्य के शिक्षाविदों से, यहाँ तक कि विद्यार्थियों से साल भर अच्छे प्रश्न मंगा लेने चाहिए। इन प्रश्नों का विशेषज्ञों की मदद से संपादन कठिनाई के स्तर पर, क्षेत्र अवधारणा और हल करने के लगने वाले समय के आधार पर क्या है, करवाना चाहिए। बहुत अच्छी बात ये कहते हैं। उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए पर्याप्त आपके पारिश्रमिक देना चाहिए, ताकि वो मेहनत करके अच्छे से जांचे। सत्र के माध्यम में स्कूल आधारित आकलन को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। प्रत्येक स्कूल को एक लचीली व लागू होने योग्य मूल्यांकन प्रक्रिया के सतत और व्यापक योजना लागू करना चाहिए। मौखिक परीक्षा व समूह कार्य मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और खुली पुस्तक परीक्षा और लचीली समय सीमा रहित परीक्षा को देश भर में आपके प्रायोगिक तौर पर लागू किया जाना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षाएं, लचीली समय सीमा रहित परीक्षा को देश भर में प्रायोगिक रूप से आपकी क्या है, लागू करना चाहिए। मौखिक परीक्षा और समूह कार्य मूल्यांकन को बढ़ावा देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने का बड़ा कारण गणित और अंग्रेजी के कमजोर प्रदर्शन है। अतः इन विषयों में पास होने के लिए विद्यार्थियों को 2 स्तरों में, एक यहाँ तक कि 3 स्तरों में आपके में से एक पर परीक्षा देने का अवसर दिया जाए। सभी के लिए एक समान परीक्षा की पद्धति संगठित रूप से तो ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों को केंद्रित नहीं किया जा सकता, नहीं कहा जा सकता, ठीक है। नहीं, भारत के तेजी से उभरते हुए रोजगार के बाजार के अनुकूल और जिसमें आपकी विविधताएं बढ़ रही हैं, विविधताएं क्या बढ़ रही है, उसके लिए अनुकूल नहीं है। किसी भी परिस्थिति में बोर्ड या राज्य स्तरीय परीक्षाएं अन्य स्तरों पर आयोजित नहीं की जानी चाहिए, जैसे कक्षा 5, 8, 11 के स्तर पर। वास्तव में बोर्ड को दूरगामी आपके कदम के तौर पर इस दिशा में सोचना चाहिए, दूरगामी कदम के रूप में सोचे, और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बना दिया जाए, और विद्यार्थी को इस छूट के साथ ही उसी स्कूल में आगे शिक्षा प्राप्त पाते रहे जो बोर्ड का प्रमाण
पत्र नहीं चाहते तो इसे केवल बाद में बदले में क्या आंतरिक परीक्षा के हिस्से में ले सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 योगात्मक आकलन के बारे में बजाय रचनात्मक आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जगह फॉर लर्निंग को बढ़ावा देना। प्रगति कार्ड है, प्रगति कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाना चाहिए। प्रगति कार्ड एक समग्र 360 डिग्री आपके बहुआयामी आपके कार्ड होगा, जिसमें व्यवहार को तीनों पक्षों संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण और विद्यार्थी की विशिष्टताओं को समाविष्ट किया जाए, ये 2020 की शिक्षा नीति कहती है। और इसमें आकलन आपके निम्नलिखित तरीकों से उपकरणों से सम्मिलित होना चाहिए। कौन कौन सा? सेल्फ असेसमेंट, आपके पीयर असेसमेंट, पूछताछ आधारित अधिगम यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, समूह कार्य, रोल प्ले भूमिका अदा करना, क्विज, प्रोजेक्ट आधारित आपके अधिगम और पोर्टफोलियो। परीक्षा के बारे में बात करें, स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी और एक मुख्य परीक्षा और वांछित हो तो एक सुधार परीक्षा। बोर्ड परीक्षा के लिए आपको निम्नलिखित तत्काल सुधार किए जाएंगे। अधिक लचीलापन होगा, विद्यार्थियों के लिए चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे, सर्वोत्तम 2 प्रयास का आकलन किया जाएगा। स्कूल की परीक्षा देखें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से सभी विद्यार्थियों का एक उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल की परीक्षा देनी चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण है, इस शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से सभी विद्यार्थियों का एक उपयुक्त प्राधिकरण के द्वारा संचालित ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल की परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा के परिणामों का उपयोग केवल और केवल स्कूल शिक्षा प्रणाली का क्या है विकास के लिए होता है, ये बात याद रखना। सतत निगरानी और सुधार के लिए, ठीक है। परख क्या है? समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा व विश्लेषण। परख परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। MHRD के तहत एक मानक आकलन इकाई के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, ये बात इसके अंतर्गत शामिल है। चलिए, इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में स्टार्ट करेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन से।